सभी को नमस्कार। मैं विक्रम, आपसे पुनः मिलना हो रहा है। और जैसा कि आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स मेरी पिछली क्लास किए होंगे, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डिमांड क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। गुड्स किन किन टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। इलास्टिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम कंजम्पशन कर्व, एंजल कर्व वगैरह वगैरह। तो वो सब मिला जुला के यूनिट 1 था आपका। एंड आप ऑलमोस्ट आई बिलीव देयर वाज नो कमेंट रिगार्डिंग द क्वेरीज दैट सर एनी टॉपिक इज लेफ्ट और एक्सेट्रा। सो वी वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर टू यूनिट 2। यूनिट 2 में जैसा कि आप अपने सिलेबस को देखे होंगे, बीए पार्ट 1 का जो सिलेबस है अपने विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय के संगठन कॉलेजेस का जो सिलेबस है, वो सिलेबस कॉस्ट के बारे में है कि कॉस्ट कर्व क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में है। तो ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करना चाहेंगे। और आगे की जो 3rd यूनिट है वो फर्म्स के बारे में और इंडस्ट्रीज़ के बारे में और मार्केट्स के बारे में है कि मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि हम पहली क्लास के में भी डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये सब टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमने डिस्कशन किया था। अब हम थोड़ा इन डेप्थ जाके यूनिट 2 को, आज का जो हमारा कोर है, एजेंडा है क्लास का, वो यूनिट 2 है कि ये यूनिट हमको कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और सारे टॉपिक्स को एक लाइन वाइज, सीरियल वाइज हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूनिट 2 जो है वो यूनिट 3 से बहुत इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो पूरी इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन यूनिट 2 और यूनिट 3 को हम साथ में लेके चलेंगे। कुछ आज यूनिट 2 का हम पढ़ लेते हैं, कुछ यूनिट 3 का आज हम पढ़ लेते हैं। जब नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे जल्दी से ही मिलना होगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी आपकी, वो यूनिट 2 को और पढ़ेंगे और यूनिट 3 को भी और पढ़ेंगे, सो दैट 1-2 क्लासेस में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आपके जैसे क्वेरीज रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, कमेंट्स में आप क्वेरीज अपने डाल दिया करिए, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे कि आपके क्या क्या कमेंट्स हैं, क्या क्या क्वेरीज हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली ही हम आपको आगे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे और आगे की क्लासेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फर्म्स के जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस होते हैं वो किन किन चीजों पे डिपेंड होते हैं, या फिर क्या क्या गोल्स होते हैं, जो फर्म्स के गोल्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट हम तो जानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन वो क्या क्या डिसाइड करते हैं ये सब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, ये क्या क्या चीजों को, क्या क्या फैक्टर्स पे फोकस करते हैं। तो पहला तो है हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, कि हमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है। ये पहला इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है, या फिर ये डिसीजंस लेते हैं, फर्म्स जितने भी होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, हमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है या फिर सप्लाई करना है, पहली चीज। और जो दूसरा हमारा जो डिसीजन होता है वो इस संदर्भ में होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। पहला तो क्वांटिटी, क्वांटम मस्ट बी डिसाइडेड, हम क्वांटम डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोड्यूस करना है, सप्लाई डिसाइड करेंगे कितना सप्लाई करना है। और दूसरा क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक, इकोनॉमिक्स भी यही बात करती है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और माइक्रो इकोनॉमिक्स भी यही बात कर रही है। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या प्रोडक्शन टेक्निक्स हम यूज करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें हम प्रोडक्शन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ते हैं कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगी, प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होगा, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन होगा कि लियोन्टिफ का प्रोडक्शन फंक्शन होगा, जो कि एल शेप होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो सब चीजें। तो वो सब चीजें फर्दर एडवांस चीजें हैं, लेकिन बेसिकली हम पढ़ें तो 3 चीजें हम इसमें डिसाइड करते हैं, या फिर 3 डिसीजन
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो फर्म्स होते हैं वो लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, या फिर सप्लाई जिसकी बात करते हैं वो, और हाउ मच ऑफ ईच इनपुट टू डिमांड, लेबर और कैपिटल। मेनली दो इनपुट्स होते हैं जो कि हम डिमांड करते हैं, या फिर फर्म्स जो कि डिमांड करते हैं वो लेबर होते हैं या फिर कैपिटल होते हैं। तो उसमें लेबर कितना होगा, कैपिटल कितना होगा, लेबर का शेयर कितना होगा, कैपिटल का शेयर होता है, ये सब चीजें। तो ये जो तीन मेजर डिसीजंस फर्म्स को लेने होते हैं ये, ठीक। आपके टॉपिक वाइज हम नहीं चल रहे हैं, हम अपने ऑर्डर में चल रहे हैं कि आपको चीजों को कनेक्ट कर पाए, पढ़ने का नया तरीका हम जान पाए, ठीक। तो हम थोड़ा नए तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। एक कन्वेंशनल किताब के तरीके से हम नहीं पढ़नेंगे, ठीक। आज की जो क्लास का एजेंडा है वो यूनिट 2 और यूनिट 3 की तरफ आगे बढ़ना तो है, लेकिन एक नए ढंग से, और अल्टीमेटम या फिर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो अपना है वो आपको समझ में आए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं और पास हो जाएं। ये एजेंडा है क्लास का, अल्टीमेट एजेंडा, अल्टीमेट गोल आपका भी और अल्टीमेट गोल हमारा भी यही है। तो प्रॉफिट को समझते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के इसलिए हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे इनका यूज है। जब हम बात करेंगे कि फर्म्स प्रॉफिट को अपने मैक्सिमाइज कर रहे हैं या फिर लॉस इनकर कर रहे हैं, तो वहां पे हम समझ पाए कि प्रॉफिट होता एक्चुअली क्या है। तो प्रॉफिट कुछ नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं प्रॉफिट को, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सिंपल, ये प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट है। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ, हमारा टोटल आय या फिर राजस्व कितना हो रहा है, हमारा आपका क्या मतलब है यहां पे, फर्म्स का या फिर इंडस्ट्री का, ठीक। जब हम फर्म्स की बात करते हैं तो सिंगल यूनिट की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रीगेट फर्म्स की बात करते हैं। जब सारे फर्म्स को मिला लेते हैं तो इंडस्ट्री बन जाती है, ठीक। तो ये प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी डिफरेंस है। कहीं कहीं वर्ड क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट जितनी है, ये तो टोटल कॉस्ट हम देख रहे हैं। अब इस कॉस्ट को भी जब फॉरगेट कर देते हैं तो टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, तो वो हो जाता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि कॉस्ट में से आपकी जितनी कोई, ये पेन है हमारे हाथ में, ठीक, ये पेन बनाने में कितनी लागत लगी और इस पेन को बेचे तो हमें कितना रेवेन्यू मिला। तो अगर हम प्लस में हैं, रेवेन्यू हमें ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है इस पेन बनाने की, तो वही प्रॉफिट हो गया। सिंपल सी टर्म्स में समझे तो प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस आज के समय में आई बिलीव सबको आ रहा है और सबको आना भी चाहिए। दो और मेन चीजें होती है जो कि आगे हम फर्म्स के जो चैप्टर्स हैं या फिर इंडस्ट्री के चैप्टर्स जो है या फिर मार्केट के जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे। तो जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये दो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत क्लियर रहनी चाहिए चीजें। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे लेबर कैपिटल, ये फिक्स्ड रहेगा, वी डू नॉट चेंज, और कह सकते वी कैन नॉट चेंज, हम चेंज कर ही नहीं सकते शॉर्ट रन में। और दूसरी जो चीजें होती है शॉर्ट रन की कंडीशन जो है वो नो एंट्री। एंट्री क्या है, फर्म्स कैन नॉट एंटर और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट होती है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, फर्म्स कैन नॉट एंट्री और एग्जिट, फर्म्स एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते हैं। मतलब एंट्री डिटरेंस इन शॉर्ट रन।
शॉर्ट रन में एंट्री जो होता है वो डिटर होता है, प्रोहिबिटेड होता है। वहीं लॉन्ग रन में इसका जस्ट अपोजिट केस होता है। लॉन्ग रन में हम फैक्टर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वी कैन चेंज, दैट इज फैक्टर्स आर फ्लेक्सिबल इन लॉन्ग रन, फैक्टर्स कैन वेरी इन लॉन्ग रन। और दूसरी जो शर्त थी शॉर्ट रन में वो एंट्री की थी, जो कि एंट्री नहीं हो सकती शॉर्ट रन में। वहीं लॉन्ग रन कहता है एंट्री और एग्जिट इज पॉसिबल इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में एंट्री और एग्जिट संभव है, पॉसिबल है। अब जैसे कि हम लेबर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हमारी पूंजी होती है और लेबर भी कहीं कहीं पूंजी होती है। लेबर को लेकिन हम श्रम से जोड़ते हैं, वेज से जोड़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल से जोड़ते हैं, ये एक अलग चीजें हैं। और वो फर्दर आप बीए सेकेंड ईयर जब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है ह्यूमन कैपिटल और कैपिटल में क्या डिफरेंसेस है। तो वो फर्दर आगे की चीजें हैं, उतना डेप्थ में डिटेल में जाएंगे तो एक एक चीज शायद पढ़ा पाना और 50 मिनट की क्लास में बता पाना दिस इज इम्पॉसिबल। तो उसको अगर सेपरेटली कोई क्वेरी होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में कि क्या है ये चीजें। लेकिन आई सपोज कि आपको लेबर और कैपिटल में डिफरेंस तो बेसिकली पता होगा कि लेबर और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें। टेक्नोलॉजी बेसिकली समझें, एक आम भाषा में, लेमैन भाषा में समझें तो हमारे आपके काम करने को बहुत सरल कर देता है, हमारे आपको टाइम को बचाता है, वही टेक्नोलॉजी है। जैसे मोबाइल फोन, किसी से आपको बात करना है तो उस इंसान तक पहुंचना जरूरी नहीं है। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन कॉन्टैक्ट द नंबर एंड वी कैन चैट विथ ईच अदर, दैट इज टेक्नोलॉजी। हम अभी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, दिस इज टेक्नोलॉजी। चीजों को सरल कर दे रहा है। इरेज हमें करना है, जस्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स वी कैन इरेज, सो दिस इज टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी बेसिकली डू व्हाट। और वैसे इकोनॉमिक सेंस में जाएं तो वो क्या करता है, प्राइस प्रॉफिट को हमारे मैक्सिमाइज कर देता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स थिंग। बट बेसिकली टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स आवर इफिशियंसी। टेक्नोलॉजी को हमें इफिशियंसी के टर्म में देखना चाहिए। जैसे पहले खेतों का कल्टीवेशन हम करते थे ह्यूमन लेबर के उससे, अब टेक्नोलॉजी का भी उसमें यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी बहुत मैकेनाइजेशन हो गया, उस पे प्रोडक्शन बढ़ गए हैं, यील्ड बढ़ गए हैं, आउटपुट बढ़ गए हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। देयर इज डिफरेंट डिबेट अबाउट टेक्नोलॉजी, दैट इज टेक्नोलॉजी इज बून और बेन। टेक्नोलॉजी क्या अच्छी चीज है या खराब चीज है, दैट इज द डिफरेंट डिबेट। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज टेक्नोलॉजी, कैसे हम उस चीज को यूज करते हैं, क्या हम उस चीज को सही से यूज करना जानते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। सो अब बात आती लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जब हमने टेक्नोलॉजी की बात कर लिया तो क्या टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये भी एक अलग डिबेट है। तो इसका आंसर ये है पहले तो समझ ले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। ऐसा टेक्निक, ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि लेबर पे ज्यादा डिपेंड हो, लेबर को ज्यादा यूज करता हो, वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कैपिटल को ज्यादा यूज करता है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। या फिर द टेक्नोलॉजी दैट रिलाइज मोर ऑन कैपिटल एज कंपेयर टू लेबर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो अब डिबेट ये आता है यहां पे कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं,
या फिर करना चाहिए, वो क्या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगा या लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होगा। तो इट डिपेंड्स आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं, आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कंज्यूमर हैं तो आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस सब के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो समझ लिया हमने लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होता है। अभी हम बिखरा बिखरा सा पढ़ाई कर रहे हैं कि चीजें बिखरी बिखरी से आपको लग रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। लेकिन अभी जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि सारी चीजें कैसे कनेक्ट होंगी। अभी हम वहां पे पहुंचेंगे, तो इसीलिए बिखरा बिखरा सा पढ़ा रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद सारी चीजों को हम जो पढ़ लिए बिखरे बिखरे से उसी चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज अब यहां पे आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर शो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट ले लिया और क्यू पे क्वांटिटी ले लिया, या फिर आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये टोटल प्रोडक्ट है, मतलब किसी चीज का टोटल प्रोडक्ट किसी भी चीज का हो सकता है। और ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया और ये एवरेज प्रोडक्ट हो गया, एपी, टीपी, एपी, एमपी। यहां पे हम देख पा रहे हैं इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको कहते हैं। मतलब दिस इज स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज 1 मतलब इस प्रोडक्शन में पहले क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम पहुंचता है इस स्टेज में, स्टेज 1 में। लेकिन स्टेज 2 में क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है। और मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है तो भी जरूरी नहीं एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होगा। लेकिन एट अ पॉइंट जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को कट करेगा, इस पॉइंट पे वहां से मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्लाइन ऑलरेडी हो रहा था, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होने लगेगा। और किसी भी चीज का आप टोटल मान लीजिए, आप अपना रिजल्ट का मार्क्सशीट का मार्क्स निकालें तो वहां पे एवरेज और मार्जिनल आप करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कितना मार्क्स पाया और मैक्रो में कितना पाया, मार्जिनल कर रहे हैं उस सब चीजों को। तो हम देख पाएंगे यहां पे कि जहां पे मार्जिनल एवरेज को कट करेगा वहां से एवरेज भी डिक्लाइन होने लग रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होने लग रहा है। वहीं टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम पहुंच जाता है, पीक पे पहुंच जाता है अपने, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है या फिर एट इट्स जीरो हो जाता है। लेकिन जब टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगेगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होने लगेगा। या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट जब हमारा निगेटिव हो जाता है, ये निगेटिव जोन है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होने लगेगा। तो यहां पे हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये कर्व, ये ग्राफ, ये फिगर आपको यही शो कर रहा है। रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, सिंपल। अब इस फिगर में आते हैं, इस फिगर में और इस फिगर में इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये रिलेशन शो कर रहा है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है फिर डिक्लाइन होने लगता है और आगे जाके निगेटिव हो जाएगा।
तो कॉस्ट, इसी के बेसिस पे हम कॉस्ट भी तो बना सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट घट रहा है। जब ये दिस वन इज showing that cost is declining, and what type of cost? That one is marginal cost. जब जैसे जैसे हमारा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन जब मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होने लग रहा है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लग रहा है। क्यों? जब हमारा प्रोडक्शन घटने लगेगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हमारा प्रोडक्शन घटने लगेगा तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगा। C and Q relation is showing between for marginal cost and marginal product. C and Q. So this is showing the relationship between cost and output. Again, the next figure is this. Total y एक्सिस पे हमने कॉस्ट लिया, x एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया या फिर आउटपुट को लिया। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहता है, एक कॉस्ट पे इतना हम आउटपुट कर रहे हैं, उतना ही आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे, उतने ही कॉस्ट पे। कॉस्ट फिक्स्ड है, इसीलिए इस कॉस्ट कर्व को बोला जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन एवरेज जब फिक्स्ड कॉस्ट हम देखते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा डिक्लाइनिंग रहता है। दिस वन डिक्लाइन होता रहता है। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन होता रहता है। ठीक, और इस फिगर में हम देख भी पा रहे हैं कि हमारा आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन दिस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता, ना निगेटिव होता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो और निगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्यों? एवरेज प्रोडक्ट भी तो जीरो नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट अगर हमारा जीरो हो गया तो हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे? प्रोड्यूस ही हम क्यों करेंगे? विराट कोहली का एवरेज जीरो हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो टीम इंडिया के लिए क्यों खेलेगा? रोहित शर्मा का एवरेज जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो टीम का कैप्टन क्यों रहेगा या फिर टीम में ही क्यों रहेगा? वो सिलेक्टर्स क्या उनको मौका देंगे टीम में? नहीं देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दिस कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। अगेन वी आर कमिंग टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ऐसा कॉस्ट जो कि वेरी करता है, मतलब हम चेंज कर सकते हैं। दैट कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और उस कॉस्ट का हम एवरेज ले रहे हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज टोटल एवीसी क्या होता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से हम क्वांटिटी या फिर आउटपुट को डिवाइड कर दें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा आ जाता है। कॉस्ट के कर्व्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट के शेप को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सारे मार्केट्स में, इसलिए कॉस्ट के कर्व्स को हम समझ ले रहे हैं। ठीक, आई सपोज चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कर्व के हमने पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये होता है, ये शेप होता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहीं पे यू शेप का होता है। किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप। रिलेशन को समझते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। आउटपुट को, प्राइस को, प्रॉफिट को, लॉस को डिटरमाइन करने वाला, बताने वाला फर्म ऑपरेट करेगा या फिर नहीं करेगा, यही कर्व हमको आपको बताता है कि फर्म को अब प्रोड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ग्राफ हमको बताता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जहां जिस पॉइंट पे हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व का पता है, शेप पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व किस शेप का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप का होता है। मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कट करेगा वहां से हमारी कॉस्ट बढ़ने लगेगी। द पॉइंट इज दिस, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग रहा है। ठीक, तो ये रिलेशनशिप शो कर रहा है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। दिस कर्व इज शोइंग the relationship between average variable cost and marginal cost. और मिनिमम ऑफ एवीसी, हम प्रोडक्शन जो करना चाहते हैं इसी पॉइंट पे करना चाहते हैं। मिनिमम ऑफ एवीसी, हमारा एवरेज वेरिएबल जो कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए। एवीसी दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे मिनिमम होता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इस पॉइंट पे ही हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मिनिमम है इस पॉइंट पे, इसलिए कम से कम है। इससे मिनिमम क्या होगा? इसके बाद तो इंक्रीज ही होगा, और उसके पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मिनिमम नहीं पहुंचा है। तो जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व को कट कर देता है वहीं हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व मिनिमम होता है। सो दिस वन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। अब कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा एक लाइन खींच दे रहे हैं जिसका नाम है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्यों ये हम लिख रहे हैं? और यहां पे कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ पी, हम प्राइस कि मार्केट में प्राइस और क्वांटिटी कहां डिटरमाइन होगी। ये परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट को शो कर रहा है। केस और भी हो सकते हैं, केस और क्या हो सकते हैं? केस एक ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है।
इसीलिए हमने फिगर पहले बना लिया था। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है फिगर बनाना, बट स्कोरिंग होता है, इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो हमें यहां क्या होगा, जहां पे एबीसी और ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। तो जहां पे ये कट कर्व कट करेगा वहां पे आउटपुट और प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, पहले में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो यहां पे तो हमें प्रॉफिट होगा। बट एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, यहां पे क्या होगा, लॉस होगा। यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। यहां पे क्या हो रहा है, लॉस होगा। और यहां पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तीन केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब देयर कैन बी 3 केसेस। बट प्रोसीड करने से पहले थोड़ा परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर लिंक करेंगे सारी चीजों को कि परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में क्या क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला जो असम्पशन है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट का, वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट। मतलब परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में हमें गुड्स किस तरीके के मिलते हैं, किस टाइप्स के गुड मिलते हैं। तो जो गुड्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में। पहला अजम्पशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ये आपको क्लासिफाई कर देता है, अलग कर देता है अन्य मार्केट्स से। ये एक जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है वो अन्य मार्केट्स से आपको अलग कर देता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब शॉर्ट रन सप्लाई कर्व क्या है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म में जो हमारा सप्लाई कर्व होगा, ये तो डिमांड कर्व हो गया। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन सप्लाई कर्व क्या होगा, ये हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होगा परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म का। ये मतलब परफेक्ट कॉम्पिटेटिव शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज द कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवीसी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवीसी, एवीसी के ऊपर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व के ऊपर का हिस्सा, किस चीज का हिस्सा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के हिस्सा शो करता है शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट। दिस वन इज शोइंग शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व का हिस्सा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अब
थोड़ा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को समझ लेते हैं क्या होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहले तो डिक्लाइन करता है, फिर एज द आउटपुट इंक्रीजेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टेबल हो जाते हैं, या फिर दे कैन नॉट बी निगेटिव। और ये होते क्या है, ये कई सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स के पॉइंट्स को मिला करके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट्स हैं, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के पॉइंट्स हैं। ये सारे जो लाइन है पूरी कर्व की जो शेप है वो शो कर रही, सारे एक एक पॉइंट्स को मिला करके बन रही हैं। किन पॉइंट्स को मिला करके बन रही हैं? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला करके ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन रहा है हमारा, जिसका शेप कुछ ऐसा है। बट इट कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि बताया हमने निगेटिव में आगे फर्दर प्रोसीड करना इट इज नॉट फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल। दैट इज वाई एक चीज होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये क्या है? ये कॉस्ट कर्व है, सिंपल सा ये जो है यू शेप का ये कॉस्ट कर्व है। यहां पे क्यू लेते हैं, यहां पे हम सी लेते हैं। पहले तो हमारा कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और कांस्टेंट। इसी को कहते हैं हम रिटर्न्स टू स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में भी, यूनिट 2 में भी है। रिटर्न्स टू स्केल मतलब क्या होता है इसको हम जान लेते हैं कि रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है। जैसे जैसे हमारा कॉस्ट कम होता है हमारी आउटपुट बढ़ती जाते हैं, यही रिटर्न्स टू स्केल शो करता है कि जैसे जैसे हम कॉस्ट को कम कर रहे हैं हमारे आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं। यही है रिटर्न्स टू स्केल या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल पे हमें इकोनॉमीज मिल रही हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। नाम भी दे देते हैं कुछ, पॉइंट ए से पॉइंट बी ये डिक्रीजिंग है, पॉइंट बी से पॉइंट सी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पॉइंट सी से पॉइंट डी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। So this is again very much important. Returns to scale. एक और इंपॉर्टेंट जो है आपके में वो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, जो कि लास्ट है टॉपिक आपका और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगले क्लास में हम जो कुछ छूट गए होंगे टॉपिक उसको डिस्कस कर लेंगे और मार्केट को चैप्टर को हम फर्दर स्टडी करें कि मार्केट क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आपके 3 यूनिट नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मार्केट को पढ़ लेंगे और फिर
वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे और हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा माइक्रो का। फिर एक क्लास हम एक्स्ट्रा रख लेंगे, उसमें डिस्कशन कर लेंगे, आपकी क्वेरीज को ले लेंगे कि आपके क्या क्या क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं। वैसे 99% डाउट नहीं होगा, बट देयर स्टिल रिमेन्स 1% चांस, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? ये इनकम कर्व है, ये y को शो कर रहा है, ये x को शो कर रहा है। पहले हम ए बी कंज्यूम कर रहे थे, अब हमारी इनकम बढ़ गई, हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, x को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर x के प्राइसेस को कम हो गई, इस वजह से हम x को ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हैं और y को सेम है। तो ये मूवमेंट फ्रॉम B टू C इज सिंपली B to C is income effect. Movement from point B to C is income effect. इसको और एक तरीके से हम देख सकते हैं, इंडिफरेंस कर्व के भी बेसिस पे हम देख सकते हैं। ये जो मूवमेंट है ये इनकम इफेक्ट को शो कर रहा है। ये बी सी, बी और सी सब जगह इसलिए कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए, क्लियर है। एक ही डिनोटेशन यूज किया जा रहा है और वो शो कर रहा है इनकम इफेक्ट को। अब इसके पैरेलल पे एक और लाइन शो कर लेते हैं जो कि हमारे इंडिफरेंस कर्व के ही पास से गुजरेगा। इसके पैरेलल, इस लाइन के जस्ट पैरेलल, और ये क्या शो करे हमें? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये जो नया पॉइंट बना ये हमको शो कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई होप चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बट इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमें पढ़ना है हिक्स और स्लस्की का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो हम जब हिक्स और स्लस्की का सेपरेटली इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको और आपको क्लियर कर देंगे। बट बेसिक ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वी हैव बीन स्टडीड और tried to understand what is income effect and what is substitution effect. I hope चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव जो फर्म है उसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हम समझ लेते हैं कि शॉर्ट रन के केसेस में क्या होते हैं और लॉन्ग रन के केसेस में क्या होते हैं। This is showing short run equilibrium of perfect competitive firm. इतने प्राइस पे इतने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों, कहां? जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बराबर हो प्राइसेस के, वहां पे हम
आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे, प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, और वही इक्विलिब्रियम मतलब यहां इस पॉइंट पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म हमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। वही लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में केस में क्या होगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां पे बराबर हो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बराबर हो प्राइसेस, तब वहां पे हमें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा और समझा क्या होता है, और ये कैसे ड्रॉ होता है, इसके शेप कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। जब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को कट करता है तो एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन होने लगता है, बट एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज इम्पॉसिबल और इट इज इरेशनल टू शो एवरेज प्रोडक्ट निगेटिव। तो हमने ये डिस्कस किया आज की क्लास में। हमने कॉस्ट कर्व्स को पढ़ा कि एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, या फिर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, या फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। इनके शेप्स के बारे में पढ़ा हमने कि इनके शेप्स कैसे होते हैं, किस शेप के होते हैं ये, हमने ये सब चीजें पढ़ा और समझा, समझने की कोशिश किया कि इनके शेप्स कैसे होते हैं, एसेक्ट्रा एंड एसेक्ट्रा। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में हमने पढ़ा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं, और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में हमने पढ़ा। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में हमने पढ़ा कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, और यही शो करता है डिमांड कर्व को, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज फिक्स्ड एट अ प्राइस। एक प्राइस पे फिक्स हो जाती है, उसके बाद चेंज नहीं होता है। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोलिस्टिक या फिर ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली के केस में डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में यही होता है। तो हमने ये पढ़ने की, समझने की कोशिश किया। आगे की क्लासेस में हम फर्दर स्टडी करेंगे और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हमने स्टार्ट किया और समझने की कोशिश किया इनिशियल स्टेज में कि इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस हमने ट्राई किया समझने की। नेक्स्ट क्लास में हम हिक्स का और स्लस्की का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के से स्टार्ट करके मार्केट की ओर बढ़ेंगे, और मार्केट में हमने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को पढ़ा आज की क्लास में। और फर्दर हम आगे की क्लास में हम ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट आपके 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, और फर्दर लास्ट क्लास में हम रेंट, प्रॉफिट, वेज, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। यूं तो 4-5 क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करना इज वेरी टफ एंड चैलेंजिंग टास्क, बट वी हैव प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ आवर टीम्स a solid matter for you, a point to point matter for you, so that 1 घंटे की क्लास में हम आपको 1 यूनिट कंप्लीट कर पा रहे हैं और आपको चीजें स्पष्ट हो पा रही। कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग टास्क, आपको समझ पाना इज अ बिग टास्क, आपको समझा पाना इज अ बिग टास्क। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको चीजें समझ में आए। यहां पे जो डिस्कशन चल रहा है इतना, आपको चीजें समझ में आए, और समझने के साथ साथ आप उसको लिख पाए। कॉपी में जैसे समझना एक अलग चीज होता है, लिखना एक अलग चीज होता है। समझने के साथ साथ आप लिख लेते हैं तो लिखना इज अ स्किल,
आपको एक बहुत अच्छी स्किल आ गई है जो आप लिख पा रहे हैं। तो अगर आप लिख पा रहे हैं, अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कॉपी में, तो आपको अल्टीमेटली मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे एग्जाम में, और आगे इन फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको, जैसे आईएएस के एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इसके जो मेंस के एग्जाम होते हैं, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अल्टीमेटली आप जॉब पाएंगे और अच्छे नागरिक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यही है। आप जिस भी सोसाइटी में जाएं, जिस भी सोसाइटी के लिए आप वर्क करें, वहां के लोगों के लिए वर्क करें, तो आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में आप उभर के आए और अल्टीमेट जस्टिस दिला पाए आप। और इक्विटी की हम बात करते हैं, इक्विटी का दिलाने का काम हमारा ही आपका है। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी। असमान लोगों में समानता कैसे लाएं, ये इक्विटी का कॉन्सेप्ट होता है। असामान्य लोगों को हम समान कैसे बनाएं, जिनको जरूरत है उन्हीं तक चीजें पहुंचे, रिसोर्सेस, संसाधन, एलोकेशन। ये इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं। तो इट इज अवर ड्यूटी, वो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है, इसलिए आपको हम पहुंचवा रहे हैं वहां तक, सोच पाए आप वहां तक। तो इसी बातों के साथ हम आपको थैंक यू बोलेंगे और फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मार्केट्स के बारे में, और हिग्स और स्लस्की का इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। आगे आपके कोई भी डाउट्स हों, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और हमारे टीम से आप ग्रुप में भी होंगे, तो वहां पे भी आप कमेंट करके कि सर हमें ये डाउट्स हैं, आप इन डाउट्स को क्लियर करिए। तो हमारी टीम और हम सब साथ में मिल करके, हमारी एक बहुत बड़ी टीम इस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके जो भी समस्या, जैसे विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग भी रहे हैं, कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो विश्वविद्यालय आपको दे रहा है हम आप शायद ना दे पाए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दे सकते हैं, हम वो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कंपैरिजन का कोई बात नहीं है, ना कोई वो है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, ये प्लेटफॉर्म ओपन करने का, कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है हम आपके तक पहुंचा सकें। नॉलेज में इनइक्वालिटी ना हो, असमानता नॉलेज में ना हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सब चीजों पे हम वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम है, सर हैं, सीनियर्स हैं, विश्वविद्यालय के, हॉस्टल के बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले सकते शायद हम, पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं सर लोग, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स, हमारे सुपर सीनियर्स विश्वविद्यालय के भी बहुत लोग हैं, मतलब आपके बेटरमेंट के लिए बस जितना किया जा रहा है आप उतना करिए, तो अल्टीमेट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।